everyone, this is Rita Yadav and you are on Gate Chemical Planet, a planet of knowledge and information. I welcome back all of you on Gate Chemical Planet. 21 नवंबर 2021 इस डेट को आपका IUCL अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम होने वाला है और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 40 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू दी IUCL अप्रेंटिसशिप एग्जामिनेशन। यहाँ पर मैं सैम्पल पेपर आपके साथ डिस्कस करूँगी जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें आपकी ब्रांच से रिलेटेड, आपकी ट्रेड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स के रहते हैं। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो रहते हैं आपके जनरल अवेयरनेस के, जनरल इंग्लिश के, एप्टीट्यूड आता है उसमें, और आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम टेक्निकल पोर्शन से रिलेटेड जो 40 क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं वो किस तरीके के हो सकते हैं, कौन से टाइप्स के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, उसका एक सैम्पल पेपर डिस्कस करने वाले हैं। तो बिना टाइम को वेस्ट किए यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस विल हैव द लोएस्ट रेट ऑफ डिफ्यूज़न। कह रहे हैं कौन सी गैस का रेट ऑफ डिफ्यूज़न सबसे कम होगा। तो जो रेट ऑफ डिफ्यूज़न होता है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द गैस। तो जिस गैस का मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होगा उस गैस का जो डिफ्यूज़न होगा वो सबसे कम होगा। तो यहाँ पर हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की अगर हम बात करें और इनका मोलर मास अगर हम निकालें, मॉलिक्यूलर वेट अगर हम इनका निकाल लें, तो हमें पता चल जाएगा कि किसका मॉलिक्यूलर वेट सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर जो फ्लोरीन है उसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो इन सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर फ्लोरीन का जो डिफ्यूज़न होगा वो सबसे कम रहेगा। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन। बी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है सम ऑफ ऑल द एक्सपोनेंट ऑफ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट्स प्रेजेंट इन द रेट इक्वेशन इज नोन एज मॉलिक्यूलैरिटी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, या फिर रेट ऑफ रिएक्शन, या फिर ग्रेडियंट। तो यहाँ पर जो रेट इक्वेशन होती है उसमें जो सम होता है, पावर्स का जो सम होता है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन की जो पावर्स होती हैं उनका जो सम का जो पावर होता है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो अगर हम रेट इक्वेशन की बात करें तो रेट इक्वेशन में जो रिएक्टेंट्स प्रेजेंट होते हैं उनकी जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन का सम होता है और उनकी जो पावर्स होती हैं वो उनका जो सम होता है वो कहलाता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज रिकमेंड टू परफॉर्म एनालिटिकल टाइट्रेशन। कह रहे हैं कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को रिकमेंड किया जाता है एनालिटिकल टाइट्रेशन परफॉर्म करते समय। यानी कि जब हम एनालिटिकल टाइट्रेशन करते हैं तो वहाँ पर हम कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट को ज़्यादा प्रेफरेंस देते हैं, मोलारिटी को, नॉर्मेलिटी को, मोलालिटी को, या फिर मोल फ्रैक्शन को। तो जब हम एनालिटिकल टाइट्रेशन परफॉर्म करते हैं तो जो कॉन्सेंट्रेशन यूनिट होती है वो होती है नॉर्मेलिटी, जिसके बेसिस पर एनालिटिकल टाइट्रेशन जो है वो परफॉर्म की जाती है। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, नॉर्मेलिटी। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी होती है उसकी जो यूनिट होती है वो होती है कैंडेला। कैंडेला इज़ द यूनिट ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी। तो यहाँ पर सी ऑप्शन होगा इसका करेक्ट ऑप्शन। विच कॉन्सेंट्रेशन यूनिट इज़ यूनिट लेस। कह रहे हैं कौन सी कॉन्सेंट्रेशन यूनिट जो होती है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, वो यूनिट लेस होती है। तो मोलैलिटी है, मोलारिटी है, नॉर्मेलिटी है, या फिर मोल फ्रैक्शन होता है।
तो देखो मोलैलिटी की यूनिट होती है, मोलारिटी की भी यूनिट होती है, नॉर्मेलिटी की भी यूनिट होती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन होता है उसकी कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो मोल फ्रैक्शन होगा इसका करेक्ट आंसर। मोल फ्रैक्शन की कोई भी यूनिट नहीं होती है, तो मोल फ्रैक्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट एज ऑक्सीडेंट एज वेल एज रिडक्टेंट, कौन सा इसमें जो है वो ऑक्सीडेंट भी है और रिडक्टेंट भी वर्क करता है। तो मैं आपको बता देती हूँ कि जो हाइड्रोजन परऑक्साइड होता है जिसे हम H2O2 बोलते हैं, जिसका यूज़ जो होता है वो मेडिसिनल पर्पस में होता है, ठीक है। आपके जो वुंड्स होते हैं उनको वॉश करने के लिए, क्लीनिंग के लिए H2O2 यूज़ किया जाता है। तो H2O2 एक ऑक्सीडेंट भी वर्क करता है और रिडक्टेंट भी वर्क करता है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा आपका H2O2। तो H2O2 जो है इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहे हैं द एस टाइप पाइटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग। द एस टाइप पाइटॉट ट्यूब इज यूज्ड फॉर मॉनिटरिंग the velocity of ambient air, velocity of stake air, flow of water in closed channel, flow of water in open channel। तो जो एस टाइप पाइटॉट ट्यूब होती है वो वेलोसिटी ऑफ स्टेक एयर को मॉनिटर करने के लिए यूज़ की जाती है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट, वेलोसिटी ऑफ स्टेक एयर। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रेनॉल्ड नंबर इज द रेशियो ऑफ विस्कस फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इनिशियल फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स, इनिशियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस, विस्कस फोर्सेस टू इनिशियल फोर्सेस। तो जो रेनॉल्ड नंबर होता है ये रेशियो होता है इनर्शियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस का, ठीक है। तो जो इसका ऑप्शन होगा करेक्ट वो होगा आपका सी ऑप्शन होगा करेक्ट ऑप्शन, इनिशियल फोर्सेस टू विस्कस फोर्सेस। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, और ये जो आपको क्वेश्चंस हैं ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे आपके IOCL अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम के लिए। तो आप जितने भी स्टूडेंट BSc PACM वाले हैं और डिप्लोमा केमिकल वाले हैं वो इस सीरीज़ को ज़रूर देखिएगा। यहाँ पर हम 40 क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं IOCL एग्ज़ाम से रिलेटेड, जो कि 21 नवंबर को होने वाला है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फुट वॉल्व इज, फुट वॉल्व क्यों यूज़ की जाती है, कि कौन सी वॉल्व होती है? अ बैक प्रेशर वॉल्व, अ रिलीफ वॉल्व, अ डायरेक्शनल कंट्रोल वॉल्व, अ प्रेशर रिड्यूसिंग वॉल्व। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ कि जो फुट वॉल्व होती है वो प्रेशर वॉल्व होती है और एक बैक प्रेशर वॉल्व होती है। तो यहाँ पर इसका जो आंसर होने वाला है वो रहेगा ए ऑप्शन करेक्ट। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। फ्रॉड नंबर इज, फ्रॉड नंबर किसका रेशियो होता है? तो फ्रॉड नंबर जो होता है वो इनर्शियल फोर्स टू ग्रेविटी फोर्स का रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर है वो है आपका सी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बर्नौलीज इक्वेशन डिस्क्राइब्स द मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन पोटेंशियल फ्लो, काइनेटिक एनर्जी बैलेंस इन लेमिनार फ्लो, मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन टर्बुलेंट फ्लो और मैकेनिकल एनर्जी बैलेंस इन बाउंड्री लेयर्स। तो जो आपकी बर्नौलीज इक्वेशन होती है वो मैकेनिकल एनर्जी बैलेंसेस इन पोटेंशियल फ्लो को डिस्क्राइब करती है। तो यहाँ पर इसका आंसर है आपका ए ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं कि बैरोमीटर जो होता है वो कौन सा प्रेशर मेजर करता है? तो बैरोमीटर एब्सोल्यूट प्रेशर मेजर करता है, गेज प्रेशर, बोथ प्रेशर एब्सोल्यूट एंड गेज प्रेशर, या फिर डायनेमिक प्रेशर। तो जो बैरोमीटर होता है वो आपका एब्सोल्यूट प्रेशर को मेज़र करता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा एब्सोल्यूट प्रेशर। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से
रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि जितने भी स्टूडेंट इस सीरीज़ को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो यहाँ पर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, एंड एक्सटेंसिव एज वेल एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, या फिर नीदर इंटेंसिव नॉर एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो टेम्परेचर जो है वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं? द प्रॉपर्टीज़ विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, तो मास पे डिपेंड नहीं करती है, तो टेम्परेचर जो है वो मास पर डिपेंड नहीं करता है, तो टेम्परेचर इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। तो यहाँ पर इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो रहेगा आपका ए ऑप्शन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ हीट? कौन सी जो है वो यूनिट ऑफ हीट नहीं है? जूल, कैलोरी, किलो कैलोरी, फ़ारेनहाइट। तो जूल जो होती है वो हीट की यूनिट होती है, कैलोरी भी हीट की यूनिट होती है, किलो कैलोरी हीट की यूनिट होती है। फ़ारेनहाइट जो होती है वो हीट की यूनिट नहीं होती है, तो फ़ारेनहाइट इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी is an excellent method for concentration of ions from wastewater, separation of ions from wastewater, या फिर concentration and separation of ions from wastewater। तो जो आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी होती है वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ की जाती है। ये एक एक्सीलेंट मेथड होता है कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ आयंस फ्रॉम वेस्ट वाटर, यानी कि कॉन्सेंट्रेशन भी इंक्रीज करता है और वेस्ट वाटर में से आयंस का सेपरेशन भी करता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो यहाँ पर इसका आंसर है कॉन्सेंट्रेशन एंड सेपरेशन ऑफ आयंस फ्रॉम वेस्ट वाटर। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इलेक्ट्रोडायलिसिस इज यूज्ड फॉर सॉल्ट वाटर फॉर इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, डिक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयंस, या फिर रिमूवल ऑफ आयंस। आयंस के रिमूवल में यूज़ की जाती है, आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ाती है, या फिर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन को कम करती है, या फिर नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपने इसका आंसर क्या चूज़ किया है, आपने आंसर सही चूज़ किया है या आपका आंसर रॉन्ग है। तो ये देखते हैं, कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि आपने आंसर क्या कमेंट किया है। तो जितने भी स्टूडेंट IOCL अप्रेंटिसशिप का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं वो सैम्पल पेपर को ज़रूर देख कर जाएँ, क्योंकि सैम्पल पेपर के जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं। तो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आ चुके हैं, तो अगर आप लोग सैम्पल पेपर को देख कर जाते हैं तो आपको क्वेश्चंस में किस तरीके के आने वाले हैं पेपर में वो आपको एक आइडिया मिल जाता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर टू हाइड्रोकार्बन? तो जब हाइड्रोकार्बन्स बनते हैं तो जो ऑर्गेनिक मैटर होता है वो कन्वर्ट होता है हाइड्रोकार्बन में। तो उसके 3 प्रोसेसेस होते हैं, डायाजेनेसिस, कैटाजेनेसिस और मेटाजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस जो होता है उसके थ्रू ऑर्गेनिक मेटल जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं जिनसे ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हाइड्रोकार्बन्स में चेंज होता है, डायाजेनेसिस, मेटाजेनेसिस एंड कैटाजेनेसिस। मेथेनोजेनेसिस मेथड नहीं होता है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर है कि नॉट पार्टिसिपेटिंग इन कन्वर्टिंग द ऑर्गेनिक मैटर इनटू द हाइड्रोकार्बन, तो जो प्रोसेस है जो इन्वॉल्व नहीं होता है ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करने में हाइड्रोकार्बन्स में, वो है मेथेनोजेनेसिस।
तो मेथेनोजेनेसिस इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर द अमोनिया इज सब्सिक्वेंटली रिकवर्ड बाय लीचिंग प्रोसेस, डिस्टिलेशन प्रोसेस, एक्सट्रैक्शन प्रोसेस और एब्जॉर्प्शन प्रोसेस। तो जब अमोनिया को वाटर में एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, आफ्टर एब्जॉर्प्शन ऑफ अमोनिया इन वाटर, ठीक है, यानी कि अमोनिया को वाटर में जब एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो पूछ रहे हैं कि अमोनिया की रिकवरी कौन से मेथड से की जाती है। ठीक है, तो अमोनिया की जो रिकवरी की जाती है वो की जाती है डिस्टिलेशन मेथड से। तो यहाँ पर डिस्टिलेशन जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। एन इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कॉगलेंट्स आर यूज्ड फॉर द रिमूवल ऑफ। कह रहे हैं कि जो इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट किया जाता है उसमें कॉगलेंट्स का यूज़ किया जाता है। तो जो कॉगलेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो क्यों यूज़ किए जाते हैं? फॉर द रिमूवल ऑफ डिजॉल्व्ड सॉलिड, अनडिजॉल्व्ड सॉलिड्स और फॉर द रिमूवल ऑफ कोलोइडल सस्पेंशंस, नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर जो कॉगलेंट्स यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में वो किया जाता है कोलोइडल सस्पेंशंस के रिमूवल के लिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका कोलोइडल सस्पेंशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं कि विस्कोसिटी ऑफ द लिक्विड, लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है उसका टेम्परेचर पर क्या इफेक्ट पड़ता है? इट रिमेन्स अनइफेक्टेड विद चेंज इन टेम्परेचर, डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, इज डिपेंडेंट ऑन प्रेशर ओनली। तो जो लिक्विड्स की विस्कोसिटी होती है वो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों पर डिपेंड करती है। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर करेक्ट नहीं होगा। और जब हम किसी लिक्विड को गर्म करते हैं, टेम्परेचर देते हैं, तो जो लिक्विड की विस्कोसिटी होती है वो कम होने लगती है। यानी कि अगर लिक्विड पहले विस्कस होता है तो टेम्परेचर देने पर, गर्म करने पर वो लिक्विड क्या होता है कि उसकी जो विस्कोसिटी होती है वो कम होने लग जाती है। तो लिक्विड की जो विस्कोसिटी होती है टेम्परेचर के इंक्रीज करने पर कम हो जाती है, तो डिक्रीज करती है। तो इसका जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, द BOD ऑफ वेस्ट वाटर इज ऑलवेज लेस देन COD, इक्वल टू COD, मोर देन COD, इक्वल टू सल्फर मास परसेंट। तो जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड होती है वो आपकी वेस्ट वाटर में लेस देन COD होती है या इक्वल टू होती है, मोर देन होती है। तो ये जो आपकी BOD होती है वेस्ट वाटर में वो हमेशा लेस देन होती है COD। ठीक है, तो COD क्या होती है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। BOD मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। और COD की फुल फॉर्म क्या है वो आप मुझे बताइएगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर होगा ए ऑप्शन करेक्ट। तो इसका जो ए ऑप्शन है, ए ऑप्शन जो है इसका वो करेक्ट होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पूछ रहे हैं, इन डिस्टिलेशन ऑपरेशन टोटल रिफ्लक्स रिक्वायर। तो कह रहे हैं कि डिस्टिलेशन का ऑपरेशन में टोटल रिफ्लक्स अगर हम कर दें तो क्या होगा? टोटल रिफ्लक्स में क्या हो जाएगा? मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स, इनफाइनाइट नंबर ऑफ प्लेट्स, मिनिमम रीबॉयलर एंड कंडेंसर लोड, या फिर नन ऑफ दीज। तो डिस्टिलेशन में जब हम टोटल रिफ्लक्स कर देते हैं, ठीक है, तो टोटल रिफ्लक्स क्या करती है? मिनिमम नंबर ऑफ प्लेट्स उस पर हमें चाहिए होती है, यानी कि नंबर ऑफ प्लेट्स जो होती हैं वो बहुत ही मिनिमम हो जाती हैं टोटल रिफ्लक्स में। तो यहाँ पर इसका आंसर ए जो होगा वो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन को सभी लोग सॉल्व करके ज़रूर बताइएगा कि आपका जो आंसर है वो इसमें क्या आ रहा है। पूछ रहे हैं, इफ़ रिफ्लक्स टू डिस्टिलेशन कॉलम इज़ 50 मोल्स पर आवर, यानी कि जो रिफ्लक्स है उसकी वैल्यू दी गई है, रिफ्लक्स की वैल्यू दी गई है 50 मोल्स पर आवर।
व्हेन द ओवरहेड प्रोडक्ट रेट इज 25 मोल्स पर आवर। तो कह रहे हैं रिफ्लक्स रेशियो क्या होगी। तो यहाँ पर मैं रिफ्लक्स रेशियो का आप लोगों को फार्मूला जो है वो बता देती हूँ। रिफ्लक्स रेशियो जो कि आर होती है, आर होती है, वो होती है L/D। रिफ्लक्स रेशियो होती है L/D, ठीक है। और L क्या होता है, जो लिक्विड आप रिफ्लक्स कर रहे हो उसका अमाउंट डिवाइडेड बाय द जो भी ओवरहेड डिस्टिलेट प्रोडक्ट है, जो कि आप ओवरहेड प्रोडक्ट में आपको मिल रहा है, वो होता है आपका डिस्टिलेट, ठीक है। ओवरहेड डिस्टिलेट भी इसको बोलते हैं और ओवरहेड प्रोडक्ट भी बोलते हैं। तो ये दोनों आपको दी गई है, तो आप इसका रेशियो निकाल के ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आता है। रिफ्लक्स रेशियो का फार्मूला होता है L/D, ठीक है। तो हम इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0.5, 3, 2 और डी ऑप्शन है इसका 115। तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका आंसर क्या आ रहा है। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहे हैं व्हाट इज द स्लिप वेलोसिटी इन फ्लूइडाइजेशन। तो जो फ्लूइडाइजेशन होता है उसमें स्लिप वेलोसिटी जो होती है वो कितनी होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि जो फ्लूइडाइजेशन होता है उसमें जो स्लिप वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं उसका जो फार्मूला होता है वो होता है वेपर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कैटलिस्ट वेलोसिटी। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर होगा वो होगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट, वेपर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कैटलिस्ट वेलोसिटी। ये जो क्वेश्चन है ये फ्लूइडाइजेशन से पूछा गया है, जहाँ पर आप रिएक्टर्स पढ़ते हैं, फ्लूइडाइज्ड बेड रिएक्टर पढ़ते हैं, वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर देख कर जाएँ। वेपर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कैटलिस्ट की वेलोसिटी, वेपर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कैटलिस्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू द स्लिप वेलोसिटी इन द फ्लूइडाइजेशन। तो फ्लूइडाइजेशन में जो स्लिप वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, इसको आप जरूर देख कर जाएँ, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड। तो वेपर की वेलोसिटी डिवाइडेड बाय द कैटलिस्ट वेलोसिटी, ठीक है, ये आपकी होती है, डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 25 क्वेश्चन में पूछा गया है द ग्रेड्स नंबर इज एसोसिएटेड विद। तो जो ग्रेड्स नंबर होता है वो कौन से फ्लो के लिए होता है, हीट ट्रांसफ़र बाय रेडिएशन, हीट ट्रांसफ़र इन लेमिनार फ्लो, हीट ट्रांसफ़र इन टर्बुलेंट फ्लो, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन। तो ग्रेड्स नंबर जो है वो हीट ट्रांसफ़र में होता है, मास ट्रांसफ़र ऑपरेशन से रिलेटेड नहीं है। तो डी ऑप्शन इसका नहीं होगा। ग्रेड्स नंबर जो है वो हीट ट्रांसफ़र के लिए यूज़ किया जाता है, लेमिनार फ्लो के लिए यूज़ किया जाता है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए यूज़ नहीं किया जाता, और रेडिएशन से उसका कोई भी रिलेशन या एसोसिएशन नहीं है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका बी ऑप्शन करेक्ट। तो हीट ट्रांसफ़र इन लेमिनार फ्लो में ग्रेड्स नंबर जो है वो एसोसिएटेड होता है। तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ परफेक्ट इंसुलेटर इज 0, इन्फिनिटी, 1, बिटवीन 0 एंड इन्फिनिटी। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा आप लोग सभी लोग कि जो परफेक्ट हीट इंसुलेटर होता है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनसे हीट जो है वो पास नहीं हो सकती है ना। परफेक्ट इंसुलेटर वही होगा विच इज़ नॉट एबल टू कंडक्ट द हीट, ठीक है, हीट को फ्लो नहीं करा पाएगा। तो अगर वो हीट को फ्लो नहीं करा पा रहा है तो उसकी थर्मल कंडक्टिविटी होगी नहीं, यानी कि उसकी जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जो के की वैल्यू होगी, कैपिटल के की जो वैल्यू होगी थर्मल कंडक्टिविटी की, वो हो जाएगी 0। तो यहाँ पे परफेक्ट हीट इंसुलेटर के लिए 0 होती है, और कई बार जो है एग्ज़ाम में परफेक्ट हीट कंडक्टर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी पूछ ली जाती है। तो परफेक्ट हीट कंडक्टर की जो थर्मल कंडक्टिविटी होगी, जो के होगा आपका, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका, तो के जो होगा, ठीक है, कंडक्टर के केस में वो हो जाएगा इन्फिनिटी, और यहाँ पर इंसुलेटर के केस में जो होगा वो होगा आपका 0। तो परफेक्ट हीट इंसुलेटर के लिए होती है थर्मल कंडक्टिविटी 0, और परफेक्ट हीट कंडक्टर के लिए जो थर्मल कंडक्टिविटी होती है वो होती है इन्फिनिटी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देख कर जाएँ। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन जो है पहले भी पूछा जा चुका है, और अभी इन नेक्स्ट एग्ज़ाम में इसके पूछे जाने के चांसेस हैं।
तो आप इस क्वेश्चन को जरूर देख कर जाएं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट इज अ रेशियो ऑफ, कह रहे हैं हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट जो है वो किसकी रेशियो होता है। ठीक है, तो हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट के बारे में हम देख लेते हैं कि हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट, ठीक है, तो आपको एक फार्मूला याद होगा, Q इक्वल्स टू माइनस के ए, ठीक है, डी टी बाय डी एक्स। ये फार्मूला आपने पढ़ा होगा, Q इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाय डी एक्स। ये कौन सा लॉ है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, मुझे पता चलेगा कि आपको ये वाला लॉ याद है कि नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये ज़रूर पढ़ा होगा। और एक आपने पढ़ा होगा हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट, जो कि H से डिनोट किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने एक न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को यूज़ करके हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट की वैल्यू आएगी वो आएगी थर्मल कंडक्टिविटी एंड फिल्म थिकनेस। तो जो हीट ट्रांसफ़र कोफिशिएंट होता है इट इज़ द रेशियो ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ द मटेरियल टू द फिल्म थिकनेस। ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा आपका डी ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ पर डी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं चाहूँगी कि इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जो भी इसका आंसर सबसे पहले करेगा उसको हम देखेंगे वो कौन स्टूडेंट है जिसने सबसे पहले आंसर किया है। ही विल बी वेरी वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको कह रहे हैं कि सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। कह रहे हैं कि 1 लीटर ऑफ LPG विल प्रोड्यूस लोअर क्वांटिटी ऑफ हीट देन 1 लीटर ऑफ कैरोसिन। कह रहे हैं 1 लीटर जो LPG है वो लोअर क्वांटिटी ऑफ हीट प्रोड्यूस करेगा एज़ कम्पेयर टू 1 लीटर ऑफ कैरोसिन। तो इसी तरीके के यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन को अच्छे से पढ़िएगा और इसको आप समझिएगा, आपका जो माइंड है उसको यूज़ करिएगा और इस क्वेश्चन का जो आंसर है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का आंसर क्या होना चाहिए। इट इज़ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन फॉर केमिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स। आप इस क्वेश्चन को ज़रूर कमेंट करके बताइएगा कि आपने इसका आंसर क्या दिया है। तो यहाँ पर मैं बढ़ती हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जो है टेस्टिंग से रिलेटेड है पेट्रोलियम की। कह रहे हैं फ्रास ब्रेकिंग लेंथ इज़ यूज्ड इन केस ऑफ। तो जो फ्रास ब्रेकिंग लेंथ होती है वो ब्यूटुमन के केस में यूज़ की जाती है। ब्यूटुमन की टेस्टिंग जहाँ पे होती है वहाँ पर फ्रास ब्रेकिंग लेंथ यूज़ की जाती है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ब्यूटुमन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 30 में पूछ रहे हैं टाइप्स ऑफ ग्लास यूज्ड इन ऑप्टिकल वर्क। ऑप्टिकल वर्क में कौन से टाइप के ग्लास जो हैं वो यूज़ किया जाता है। तो जो ग्लास होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। यहाँ पे ऑप्टिकल वर्क के लिए पूछा गया है। तो ऑप्टिकल वर्क में लेड ग्लासेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्टिकल वर्क में लेड ग्लास जो है वो यूज़ किए जाते हैं। सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, कौन से टाइप का ग्लास यूज़ किया जाता है, लेड ग्लास। ठीक है, तो यहाँ पर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देना चाहती हूँ, जो लोग मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने हुए हैं वो ज़रूर इस बात को सुन रहे होंगे और जिन्होंने वीडियो स्किप कर दिया होगा उनके लिए हो सकता है कि ये जो मैं बताने जा रही हूँ ये वो ना सुन पाए। तो ये वीडियो को जो लोग स्किप कर देते हैं प्लीज़ वो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो के अंत तक कोई ना कोई इंपॉर्टेंट बात मैं बताती रहती हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा है कि जो अभी IOCL का एग्ज़ाम हुआ था उसमें आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं पूछे गए थे और अप्रेंटिसशिप के पेपर में इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर हम अब डिस्कस करने वाले हैं प्रोसेस इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को। तो जो अभी क्वेश्चंस हैं आपके वो कुछ क्वेश्चन CRE के रहेंगे और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट 21 नवंबर को अप्रेंटिसशिप का पेपर देने जा रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस को ज़रूर ध्यान से देख के जाएँ, क्योंकि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत सारे पूछे जाते हैं इस तरीके के एग्ज़ाम्स में। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ क्वेश्चन नंबर 31 में क्या पूछा है। द फ्रिक्वेंसी एट विच मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो इज़ अटेंड इज़ कॉल्ड।
तो कह रहे हैं कि वो फ्रिक्वेंसी जिस पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो मिलती है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो जो हमें मिलती है उसके कोरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसी क्या कहलाती है? तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो जब हमें मिलती है वो हमें मिलती है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के कोरस्पॉन्ड में, यानी कि रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी पर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो होती है। कॉर्नर फ्रिक्वेंसी, क्रॉस ओवर फ्रिक्वेंसी और नेचुरल फ्रिक्वेंसी में मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो नहीं होती है। तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड रेशियो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी के केस में होती है। तो यहाँ पर हम इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो टिक करेंगे रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। क्वेश्चंस के जो आंसर हैं और जो ऑप्शंस हैं वो आप ध्यान से ज़रूर पढ़िएगा। चारों ऑप्शंस को ध्यान में पढ़ने के बाद जो भी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा आप उसी को सेलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर एक ही आंसर आपका सही होने वाला है। तो यहाँ पर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि इंस्ट्रूमेंटेशन से रिलेटेड है। डिग्री टू विच an instrument indicates the changes in measured variable without dynamic error is called speed of resonance, speed of response, reproducibility, fidelity, static characteristic। तो कह रहे हैं कि डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट इंडिकेट्स द चेंज इन मेजर्ड वेरिएबल, ठीक है, तो वो होती है फिडेलिटी। फिडेलिटी जो है वो आपको बताती है कि विदाउट एनी डायनेमिक एरर जो है मेजर्ड वेरिएबल में चेंज जो है वो कितना होता है, ठीक है, किसी इंस्ट्रूमेंट में। तो ये बताती है फिडेलिटी। तो फिडेलिटी जो होगा, फिडेलिटी यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो इसी तरीके के कुछ क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। गेन मार्जिन, गेन मार्जिन इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड रेशियो, रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो, या फिर गेन इन पी कंट्रोलर, या फिर गेन इन पी आई कंट्रोलर। तो गेन मार्जिन जो होता है, गेन मार्जिन इक्वल्स टू होता है रेसिप्रोकल ऑफ एम्पलीट्यूड रेशियो। तो एम्पलीट्यूड रेशियो का रेसिप्रोकल होता है आपका गेन मार्जिन। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन कई बार प्रीवियस ईयर में पेपर्स में पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देख के जाएं। इस तरीके के क्वेश्चंस पेपर में आने के चांसेस रहते हैं, जहाँ पर प्रेशर से रिलेटेड, टेम्परेचर से रिलेटेड, कंट्रोल वॉल्व से रिलेटेड प्रेशर्स पूछ लिए जाते हैं। तो क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो न्यूमेटिक कंट्रोल वॉल्व्स होती हैं दे आर जनरली डिजाइंड फॉर प्रेशर अप टू विच, और प्रेशर की जो वैल्यू है वो किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछी गई है। तो जो न्यूमेट्रिक कंट्रोल्स वॉल्व्स होती हैं वो जो डिज़ाइन की जाती हैं वो 10 किलोग्राम फोर्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर तक के लिए डिज़ाइन की जाती हैं। तो यहाँ पर इसका जो आंसर है वो है आपका 10 kgf पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे कह रहे हैं, ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को ज़रूर देख कर जाएँ। यहाँ पर मैंने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं बहुत ही सेलेक्टिव क्वेश्चंस हैं जो कि कई बार एग्जाम्स में आ चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। वर्किंग ऑफ अ कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर इज़ बेस्ड ऑन विच लॉ और प्रिंसिपल। तो जो कांस्टेंट वॉल्यूम गैस थर्मोमीटर होता है उसकी जो वर्किंग होती है वो बेस्ड होती है चार्ल्स लॉ पे। तो चार्ल्स लॉ जो है यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन रहेगा, ठीक है। तो चार्ल्स लॉ इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइस एंट्रोपिक, आइस एंट्रोपिक प्रोसेस मीन्स अ कांस्टेंट व्हाट। कह रहे हैं आइस एंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब क्या होता है। तो आइस एंट्रोपिक प्रोसेस का मतलब होता है कि ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी कांस्टेंट होती है। आइस मतलब सेम, एंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी, यानी कि सेम एंट्रोपी। आइस का मीनिंग हो गया सेम और एंट्रोपिक मतलब एंट्रोपी। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें एंट्रोपी सेम होती है वो होता है आइस एंट्रोपिक प्रोसेस। तो यहाँ पर इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एंट्रोपी, ठीक है, एंट्रोपी होगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम एट ट्रिपल पॉइंट विल बी।
तो जो ट्रिपल पॉइंट पे डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू होती है, कैपिटल F की वैल्यू होती है, वो होती है 0। ठीक है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम ट्रिपल पॉइंट पे 0 होती है। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान से देख के जाएं। इस तरीके की छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको पेपर में मिलेंगे। पहले भी जो मैंने क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, सीरीज डिस्कस की थी, IOCL का जो एग्ज़ाम था वो बहुत सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस किए थे और उन्हीं से आया था। तो यहाँ पर अप्रेंटिसशिप के लिए जो बच्चे पेपर देने जा रहे हैं वो इस सीरीज़ को ज़रूर देख कर जाएँ। ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो यहाँ पर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मोइलियर डायग्राम इज़ अ प्लॉट ऑफ टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी, टेम्परेचर वर्सेस एंथैल्पी, एंट्रोपी वर्सेस एंथैल्पी, टेम्परेचर वर्सेस इंटरनल एनर्जी। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है उसमें एक ऑप्शन है बी ऑप्शन, जहाँ पर आपका टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम है, एंथैल्पी नहीं है। तो यहाँ पे जो मोइलियर डायग्राम्स होता है वो होता है एंट्रोपी वर्सेस एंथैल्पी प्लॉट। ठीक है, और ये जो है फेस चेंज कैलकुलेशन में मोइलियर डायग्राम का यूज़ किया जाता है। तो एंट्रोपी वर्सेस एंथैल्पी के बीच का जो ग्राफ होता है, जो प्लॉट होता है, वो आपका कहलाता है मोइलियर प्लॉट। तो एंट्रोपी वर्सेस एंथैल्पी का प्लॉट होता है। ठीक है, इसका ऑप्शन होगा सी ऑप्शन करेक्ट। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ होमोजीनियस रिएक्शन इज अ फंक्शन ऑफ। तो जो होमोजीनियस रिएक्शंस होती हैं उसका जो रेट होता है, जो RA होता है, वो किस पे डिपेंड करता है, किसका फंक्शन होता है? टेम्परेचर एंड प्रेशर ओनली, टेम्परेचर एंड कॉम्पोजिशन ओनली, प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन ओनली, और टेम्परेचर प्रेशर एंड कॉम्पोजिशन। तो किसी भी होमोजीनियस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जो रेट होता है, वो टेम्परेचर, प्रेशर और कॉम्पोजिशन तीनों पर डिपेंड करता है। तो यहाँ पर जो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन करेक्ट, टेम्परेचर, प्रेशर, कॉम्पोजिशन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 40 में पूछा गया है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज़ नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। किसी केमिकल रिएक्शन का जो रेट होता है वो किससे अफेक्ट नहीं करता। ठीक है, तो कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है, टेम्परेचर, रिएक्टेंट कॉन्सेंट्रेशन, या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन। तो देखो, जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है किसी भी केमिकल रिएक्शन का, ठीक है, वो कैटलिस्ट पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कैटलिस्ट यूज़ करने से जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो ऑल्टर हो जाता है, या तो इंक्रीज़ होता है या डिक्रीज़ होता है। टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट रेट ऑफ रिएक्शन पर पड़ता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट पर टेम्परेचर का इफ़ेक्ट पड़ता है, और जो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन होती है उसका भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स होते हैं उनका कोई भी इन्फ्लुएंस जो होता है वो रेट पर नहीं पड़ता। तो जो भी रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं रिएक्टेंट्स के जो कि रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, उनका कोई भी इन्फ्लुएंस जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन पर नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे कैटलिस्ट होगा, टेम्परेचर का भी इफ़ेक्ट पड़ता है और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स का भी इफ़ेक्ट पड़ता है। केवल एक डी ऑप्शन ऐसा है जो कि इसका सही ऑप्शन हो सकता है। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स विच आर टेकिंग पार्ट इन रिएक्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर इस सीरीज़ को मैं इस वीडियो को मैं यहाँ पर वाइंड अप करना चाहूँगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए क्वेश्चंस के साथ IOCL अप्रेंटिस एग्ज़ाम के लिए। तो थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे। ठीक है, तो यहाँ पे हम चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।